हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, हम लोग का जो टॉपिक जो चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में बेसिकली हम लोगों ने हर एक टॉपिक को सिंगल सिंगल पहले थ्योरी और फिर अलग अलग हमने पहले इसके बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने ट्रेडिंग के बारे में, फिर पीएल पढ़ा हम लोगों ने, फिर बैलेंस शीट पढ़ा। तो ये सिंगल सिंगल पहले हम लोगों ने पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट एक ही क्वेश्चन से तीनों चीज़ बनाने के लिए सीखेंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से आज के इस वीडियो में। तो आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चंस में आप अगर देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ। क्वेश्चंस में आपको कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ भारद्वाज एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो आपके पास में क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ क्या रहेगा, दिया हुआ रहता है आपको ट्रायल बैलेंस। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि तलपट के आधार पे यानी कि ट्रायल बैलेंस के आधार पे क्या बनता है, तो ट्रायल बैलेंस के आधार पे बनता है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ क्या, यहाँ पे दिया हुआ ट्रायल बैलेंस, और इसके आधार पे आपको क्या करना है, आपको बनाना है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, तो तीन चीज़ें बनानी है। एक बनाना है ट्रेडिंग, दूसरा बनाना है पीएल, तीसरा बनाना है बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। तो सबसे पहली चीज़ कि उन बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो क्या करें, वो पिछला लेक्चर देखें। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप यहाँ से तीनों जब कॉम्बिनेशंस किया हुआ रहेगा, तीनों साथ में क्वेश्चंस रहेगा, और जब मैं एक साथ में आपको बताऊंगा तो वो ऐसे ही आपको क्या होगा, तो बाउंस करेगा। तो आप क्या करो, जो बच्चे नए जुड़े हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करें, पहले प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो वगैरह अवेलेबल है, जो कि मैंने पहले इसके बारे में बेसिक्स वगैरह समझाया है, और ट्रेडिंग को अलग बताया मैंने, पीएल को अलग बताया, फिर बैलेंस शीट को मैंने अलग बताया और काफ़ी डिटेल में। तो आप पहले प्रीवियस वाला वीडियो देखो जो कि पहली बार देख रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिया हुआ, क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ ट्रायल बैलेंस कब दिया हुआ, तो 31 मार्च 2019 को। और इसी ट्रायल बैलेंस के आधार पे आपको क्या करना है, इसी ट्रायल बैलेंस के आधार पे आपको बनाना है फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो नाम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में सारे ही नामों का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे सारा नाम मिला हुआ है, और आपको क्या करना है, आपको ये पहचानना है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, फॉर्मेट सबका दिखाया था मैंने आपको। अब क्या करना है, ये बहुत ईजी होता है बनाना। ईजी इस वजह से कि आपको क्या करना, आपको बस पहचानना है। पहचानना क्या कि कौन सा नाम कहाँ जाएगा। जैसे हम लोग बचपन में किस तरीके से करते थे कि बहुत सारा, एक तरफ क्या तो एक तरफ किसी चीज़ की तस्वीर बनी हुई हो, एक तरफ किसी चीज़ का नाम लिखा हुआ हो, हम लोग क्या करते थे, उसको मैच करते थे। तो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वही काम करना है आपको। यानी कि सारा क्वेश्चंस मिला हुआ रहेगा आपको। आपको क्या करना है, कौन सा नाम कहाँ जाएगा उसको वहां पे उठा के पुट करना है। इतना ही तो काम है फाइनल अकाउंट में। अब फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए जो नियम वगैरह जो होता है, फॉर्मेट वगैरह जो होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है इस चीज़ को। तो आपको क्या करना, आपको यहाँ पे पहचानना सारे ही नाम को। जैसे कि सबसे पहला नाम अगर आप देखो, सबसे पहला नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे रॉयल्टी। पहला नाम क्या दिख रहा है, पहला नाम आपको दिख रहा है रॉयल्टी। तो ये रॉयल्टी कहाँ पे जाएगा, तो बेसिकली रॉयल्टी जो होता है वो क्या होता है, तो वो डायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है। मतलब गुड्स वगैरह को प्रोड्यूस करने में, गुड्स वगैरह को बनाने के समय में कुछ खर्चे जो करने पड़ते हैं वो जाता है किसमें, वो जाता है ट्रेडिंग में। 1 मिनट का रिकॉल आप समझ लो इस चीज़ को कि गुड्स को बनाने के संबंध में, गुड्स को परचेज करने के संबंध में, गुड्स को फैक्ट्री के संबंध में, तो ये सब जो सारा का सारा जो खर्चा रहेगा, परचेज का खर्चा, फिर इसके अलावा गुड्स को खरीदने के क्रम का खर्चा, फिर गुड्स को लाने के क्रम का खर्चा, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग के क्रम का खर्चा, फैक्ट्री का जो खर्चा वगैरह होगा, वो सारा खर्चा कहाँ जाता है, वो जाता है ट्रेडिंग में। तो रॉयल्टी भी क्या होता है, रॉयल्टी भी गुड्स को बनाने के क्रम में कुछ खर्च करना पड़ता है, मतलब कुछ रॉयल्टी, कुछ अधिकार शुल्क वगैरह चुकाना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो कि मैंने क्या किया, मेरे को ना कोई सामान अगर बनाना है, अब उस सामान को बनाने के लिए हमने क्या किया, किसी से किसी चीज़ का कुछ अधिकार वगैरह ले लेना, रॉयल्टी वगैरह ले लेना। जैसे जैसे सपोज करो कि मेरा ईट ईट भट्टा हो अगर, और मैंने क्या किया, मैंने किसी से वो ज़मीन ले लिया कि मेरे को ये ज़मीन दे दो, लीज पे हम क्या करेंगे, हम इससे ईंट बनाएंगे आपके ज़मीन पे। तो उससे जो मैंने लीज पे जो सामान वगैरह लिया, जो घर वगैरह जो लिया, जो मिट्टी वगैरह जो लिया हमने, उसको जो पैसा बदले में जो चुकाएंगे वो होता है रॉयल्टी। वो क्या होता है, वो होता है रॉयल्टी। तो यहाँ पे रॉयल्टी क्या हुआ, रॉयल्टी बेसिकली गुड्स को बनाने की वजह से खर्च करना पड़ा। ये डायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है, ध्यान रखिएगा। रॉयल्टी क्या होता है,
तो ये डायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है। इसका मतलब डायरेक्ट नेचर का जो भी खर्चा होगा वो जाएगा ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट का जो भी खर्चा होगा वो जाएगा पीएल में। यानी कि पीएल में कौन कौन सा जाएगा? ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशंस का खर्चा, या फिर इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा। तो इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा होगा तो वो पीएल में जाएगा, और डायरेक्ट नेचर का खर्चा होगा तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। ये इतना आपको ध्यान रखना। इसका मतलब कि ये जो नाम आपको दिख रहा है, ये नाम कहाँ पे जाएगा? ये नाम जाएगा ट्रेडिंग में। इसके अलावा भी मैंने हमको आपको फॉर्मेटिंग में बताया है कि ट्रेडिंग में सबसे पहला काम क्या करना, जैसे कि ये पूरा का पूरा पेज हो, अगर इसके 40% भाग को क्या मानना, 40% भाग को मानना है ट्रेडिंग, और 60% भाग को क्या मानना है, 60% भाग को मानना है पीएल। और कुछ नाम क्या होता है, कुछ नाम उसमें फिक्स होता है ट्रेडिंग में। जैसे कि सबसे पहले ऊपर में ओपनिंग स्टॉक लिखना है, उसके जस्ट नीचे में परचेज लिखना है आपको। परचेज के बाद जस्ट क्या करना, नीचे में लेस करना परचेज रिटर्न। सीआर में अगर आओगे तो सीआर में सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले लिखना है सेल्स। सेल्स में से लेस क्या करना, सेल्स रिटर्न। उसके जस्ट नीचे में क्या लिखना है, तो आपको लिख देना है वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। तो ये कुछ नाम जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ इसका। इसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है। तो ये देखिए, ट्रेडिंग और पीएल जब बनेगा तो इस तरीके से फॉर्मेट होता है इसका, है ना। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ये 4 कॉलम दिया हुआ, आप चाहे तो एक ही कॉलम से काम कर सकते हैं। ये कॉलम, ये डिटेल का कॉलम, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं इसको। ये 4 कॉलम है। इसमें देखिएगा सबसे पहले ऊपर में ओपनिंग स्टॉक लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले जैसे कि ये पूरा का पूरा अगर पेज हो, सपोज करो कि ये पूरा का पूरा ये एक पेज है ना, ये आपका कॉपी का एक पेज हो सपोज करो। तो इस कॉपी के इस पेज में से आपको क्या करना, आपको इसका 40% हिस्सा क्या मानना, 40% हिस्सा मानना ट्रेडिंग, और बाकी का जो बच जाएगा 60% हिस्सा, उसको क्या मान लेना, उसको मान लेना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना है, 40% ट्रेडिंग और 60% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मानेंगे उसको। और कुछ नाम क्या होता है, कुछ नाम इसमें फिक्स होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है, सबसे पहले ऊपर में ओपनिंग स्टॉक। उसके जस्ट बाद क्या लिखना है, परचेज। परचेज में से लेस क्या करना, परचेज रिटर्न। इधर क्या लिखना, इधर लिखना है सेल्स। इसमें से लेस क्या करना है, सेल्स रिटर्न। और उसके बाद क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो इतना नाम क्या, इतना नाम फिक्स होता है इसमें। इसके सीक्वेंस में आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। बाकी जो खर्चा वगैरह आएगा उसको आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन इतना नाम क्या करना, आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है जिस तरीके से लिखा हुआ है। अब क्या करना है, अब हम लोग पहचानते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस कि कौन सा नाम कहाँ पे जाएगा। जैसे कि सबसे पहला नाम अगर आप देखो, तो सबसे पहला नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रॉयल्टी। रॉयल्टी हमने कहा कि ये किस में जाने वाला खर्च होता है, ये डायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है। इसका मतलब ये ट्रेडिंग में जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि रॉयल्टी कैसा खर्चा होगा, तो आप कहोगे कि ये डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, गुड्स को बनाने के क्रम का खर्चा होता है, इसी वजह से ये कहाँ पे जाएगा, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। तो आप देखो, ये रॉयल्टी का नाम कहाँ पे लिखा होगा, ये ट्रेडिंग में लिखा हुआ होगा, 4,000 रुपये। देखो, तो ये यहाँ तक क्या है, यहाँ तक है ट्रेडिंग। यहाँ तक क्या है, यहाँ तक है ट्रेडिंग। और इसके नीचे से जो नाम मिलेगा वो मिलेगा पीएल का। तो देखो, रॉयल्टी किधर लिखा हुआ है, ट्रेडिंग में लिखा हुआ है। यानी कि ये जो आप देखोगे यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेडिंग का नाम है। और इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो ये पीएल का नाम है। तो अभी हमने देखा रॉयल्टी कहाँ पे जाएगा, तो रॉयल्टी जाएगा ट्रेडिंग में। देखो कितना, तो 4,000 रुपया। ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा आपके किस में, तो ट्रेडिंग में जाएगा। तो पहला नाम देखा आपने। वैसे दूसरा नाम अगर देखो आप, तो दूसरा नाम लिखा हुआ है ड्राइंग्स। क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, तो ड्राइंग्स का मतलब होता है कि ऑनर क्या करेगा, ऑनर अगर अपने घर के यूज़ के पर्पज़ से, डोमेस्टिक यूज के पर्पज़ से, हाउस होल्ड के पर्पज़ से अगर बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ करेगा, कुछ पैसा निकाल लेगा, उसको कहते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स होने से, ड्राइंग्स ऑनर के द्वारा कर लेने से ऑनर की पूंजी क्या होती है, ऑनर की पूंजी कम हो जाती है। ऑनर की पूंजी क्या होती है, ऑनर की पूंजी कम हो जाती है। तो ऑनर की जब पूंजी कम हो जाएगी, इसका मतलब उसको हम लोग क्या करना होगा, कैपिटल से लेस करके ऑनर की पूंजी कम करेंगे। मतलब ये जो ड्राइंग्स का जो अमाउंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या करना है, इसको आपको लेस करना है। किस में लेस करना है, तो इसको लेस करना है कैपिटल में। तो आप देखो, ये ड्राइंग्स कहाँ पे होगा, कैपिटल कहाँ पे होता है, तो बैलेंस शीट में। ये देखो यहाँ रहा बैलेंस शीट। कैपिटल कितना है, कैपिटल 2.5 लाख रुपये है। प्रोसेस में होगा कहीं पे, आप देखो कैपिटल कितना है, कैपिटल, कैपिटल ये रहा 2.5 लाख रुपया। इस कैपिटल को लिखा पहले हम लोग बैलेंस शीट में, चूंकि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती है। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होगी, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटीज साइड में इनर कॉलम में लिखना है। और लिखने के बाद फिर क्या करना है, ये जो ड्राइंग्स हुआ है आपका, इस ड्राइंग्स को क्या करना है, कैपिटल में लेस करना है। तो यही काम यहाँ पे हुआ। आप देखो बैलेंस शीट में, इसकी पूंजी कितनी है, पूंजी है 2.5 लाख रुपया। उसके बाद क्या, उसके बाद ड्राइंग्स इसमें से लेस हुआ 10,000 रुपया। तो ये लेस करना आपको 2.5 लाख में, ये 10,000 रुपया लेस करना आपको। तो ये लेस देखिए, लेस में लिखा हुआ है, लेस किया आपने 2.5 लाख में। आगे पढ़ते हैं, क्या नाम लिखा हुआ आपको। आगे अगर आप देखोगे तो आगे लिखा हुआ आपको वेजेज।
क्या लिखा हुआ है? वेजेज। अब वेजेज का मतलब क्या होता है? वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। वेजेज का मतलब क्या होता है? वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। मजदूरी बेसिकली कब चुकाते हैं? तो जब कोई मजदूर आपके बिजनेस में कुछ काम कर रहा होगा, जब कोई मजदूर आपके बिजनेस में कोई काम कर रहा होगा, तो उस मजदूर को जब उसका मेहनताना, उसका उजरत, उसके काम करने का बदला, उसके काम करने का जो मुआवजा आप जो आप चुकाएंगे, उसी मुआवजे को कहते हैं वेजेज। तो बेसिकली वेजेज किससे संबंधित है? तो ये फैक्ट्री से संबंधित है, क्योंकि मजदूर कहाँ होगा? तो मजदूर फैक्ट्री में होगा। स्टाफ कहाँ होगा? तो स्टाफ ऑफिस में होगा। तो हमने कहा था कि फैक्ट्री से संबंधित अगर कोई खर्च रहे तो ट्रेडिंग में लिखो, ऑफिस से संबंधित अगर कोई खर्च रहा हो तो उसको पीएल में लिखो। तो ये तो वेजेज है, इसका मतलब ये नाम देखना, ये कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा ट्रेडिंग में 6,000 रुपये। देखो आप लिखा हुआ होगा ट्रेडिंग में 6,000 रुपया। ये देखो वेजेज कितना लिखा हुआ है ट्रेडिंग में, तो ये 6,000 रुपये, चूंकि इतना नाम क्या होता है? ट्रेडिंग का नाम होता है। तो 6,000 रुपये कहाँ पे दिखा आपको? 6,000 रुपये दिखा ट्रेडिंग में। वैसे आगे नाम चेक करो, आगे नाम लिखा हुआ परचेज। परचेज हमने अभी आपको फॉर्मेट में समझाया था कि ट्रेडिंग में सबसे पहले ऊपर में लिखना ओपनिंग स्टॉक, उसके जस्ट नीचे में लिखना परचेज। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक के जस्ट नीचे में लिखा होगा परचेज। तो अब देखो परचेज का अमाउंट कितना? तो परचेज का अमाउंट है 71,000 रुपया। ये आपको ट्रेडिंग में डीआर में ओपनिंग स्टॉक के बाद होगा। तो ये देखो ट्रेडिंग का ये डीआर साइड है ना। तो परचेज कितना? तो 71,000 रुपया। अब अगर कुछ सामान लेस हुआ होगा, मतलब कस्टमर, आपने कुछ सामान वापस किया होगा, तो उसको लेस करना। देखिएगा सामान आपने वापस किया। परचेज रिटर्न का एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, एक चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको साथ में, कि परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है रिटर्न्स ऑडवार्ड भी कहते हैं इसको। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न्स ऑडवार्ड। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न्स इनवार्ड भी कहते हैं इसको। ये नाम भी ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो परचेज में क्या करना है? परचेज में परचेज रिटर्न को लेस करना। जैसे सपोज करो कि हमने 1,00,000 रुपए का सामान परचेज किया, 1,00,000 में मेरा 5,000 का सामान डैमेज है, खराब है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने सप्लायर को, अपने क्रेडिटर्स को क्या करूँगा? अपने वेंडर को क्या करूँगा? सामान वापस करूँगा। तो वापस करूँगा तो परचेज उससे क्या होगा? परचेज उससे कम हो जाएगा। कम होने का मतलब क्या? कि परचेज को भी आपको लेस करना। तो परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस करना कितना? 3,000 रुपया। तो अब देखो ये ट्रेडिंग में लेस हुआ होगा परचेज में 3,000 रुपये। ये देखो परचेज 71,000, रिटर्न हुआ 3,000 रुपये, घटकर कितना बचा? तो घटकर बचा ये 68,000 रुपया। तो ये लिखा गया यहाँ पे। उसके बाद आगे चेक करो, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा हुआ है कैश। कैश क्या होता है? तो कैश होता है एसेट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कैश क्या होता है, तो आप कहेंगे कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। एसेट्स होने की वजह से आपको इसको कहाँ पे लिखना है? तो बैलेंस शीट में लिखना है। क्योंकि बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कि एक तरफ होता है लायबिलिटीज़, दूसरी तरफ होता है एसेट्स। तो कैश को कहाँ पे लिखना है? कैश होता है एसेट्स। एसेट्स में भी अगर पूछा जाए किस प्रकार का एसेट्स, तो ये होता है करंट एसेट्स। किस प्रकार का एसेट्स? तो करंट एसेट्स होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये होता है करंट एसेट्स। इसका मतलब ये जो कैश जो आपको दिख रहा है 10,000 रुपया, ये कहाँ दिखेगा आपको? तो ये दिखेगा आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में 10,000 रुपया। तो देखो ये 10,000 रुपया बैलेंस शीट में लिखा हुआ होगा एसेट साइड में। ये देखो कैश कितना? तो 10,000 रुपया एसेट साइड में है ना लिखा हुआ। आप चाहो तो कैटेगराइज कर सकते हो कि इसके सामने में लिख लो कि ये क्या? ये एक प्रकार का करंट एसेट्स है, ठीक है ना। आ, तो ये यहाँ पे देखो वैसे भी बुक वाले ने कैटेगराइज कर ही दिया है। इसके नीचे का जो नाम आपको दिखता होगा ये करंट एसेट्स के हेडिंग का नाम है। और यहाँ जो इसके नीचे जो नाम आपको दिख रहा है ये किसका है? तो ये फिक्स एसेट्स का नाम है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। तो कैश भी हो चुका हम लोगों का। कैश के बाद फिर अगला नाम क्या दिया हुआ क्वेश्चंस में? कैश के बाद फिर अगला नाम हम लोगों को जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लिखा हुआ है क्या चीज़ का? तो देख लेते हैं। कैश के बाद फिर क्या? सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न को बेसिकली क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न को सेल्स में से लेस करते हैं हम लोग। सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न को सेल्स में से लेस करेंगे। होता है क्या है कि जब कभी भी किसी कस्टमर को सामान बेचा आपने, कस्टमर का कोई सामान खराब निकल गया, तो आप क्या करोगे? उस कस्टमर का सामान वापस ले लोगे। उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को क्या करना? सेल्स में से लेस करना पड़ता, क्योंकि हमने सामान बेचा 1,00,000 का, 2,000 का सामान वापस आ गया, तो क्या सेल मेरा 1 ही लाख कहलाएगा? नहीं, सेल्स मेरा कहलाएगा 98,000। इसी वजह से सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस करना। और सेल्स कहाँ होता है? तो मैंने आपको कहा था कि सेल्स होता है ट्रेडिंग के सीआर साइड में। फॉर्मेटिंग में मैंने पहले समझाया है आपको। तो देखो सेल्स का जो अमाउंट है ये 81,000 रुपये लिखा होगा कहाँ पे? तो ट्रेडिंग के सीआर में लिखा होगा। और उसमें 81,000 में से ये 5,000 रुपये लेस किया गया होगा। तो देखो ऐसा किया गया है क्या?
तो देखो क्या गया यहाँ पे, सेल्स कितना, सेल्स है 81,000 रुपया, रिटर्न कितना हुआ 5,000 रुपया, घटकर कितना बचा, तो घटकर बचा 76,000 रुपया। तो ये भी हो गया सेल्स वाला नाम भी। फिर आगे चेक करो फिर क्या लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न के बाद फिर देखो बैंक। अब बैंक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बैंक का मतलब यहाँ पे हुआ कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ होगा। कितना रखा हुआ, तो आपके बैंक अकाउंट में 40,000 रुपया रखा हुआ। तो जब कभी भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ होगा तो पैसा वो क्या हुआ, तो वो एक प्रकार के एसेट्स हो गया। वो क्या हो गया, तो वो एक प्रकार का एसेट्स हो गया। और एसेट्स हुआ इसका मतलब ये बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में भी किस में, तो करंट एसेट्स के ग्रुप में। तो आप देखो ये जो 40,000 रुपया जो आपको दिख रहा है बैंक में, ये कहाँ पे होगा, तो बैलेंस शीट में होगा। और किधर, तो एसेट साइड में। तो ये रहा बैलेंस शीट, ये देखो बैंक कितना, तो 40,000 रुपया एसेट साइड में बैलेंस शीट के, ये बैलेंस शीट है इसके एसेट साइड में। तो ये बैंक भी हो गया। उसके बाद फिर चेक करो फिर क्या लिखा हुआ है, तो बैंक के बाद फिर लिखा हुआ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, तो इंश्योरेंस इनडायरेक्ट नेचर का खर्च होता है। इंश्योरेंस क्या होता है, तो इंश्योरेंस इनडायरेक्ट नेचर का खर्च होता है, ठीक है ना। तो जो भी खर्चा इनडायरेक्ट नेचर का खर्च हो वो पीएल में जाता है, और जो भी डायरेक्ट नेचर का खर्च होगा वो किस में जाएगा, तो वो जाएगा ट्रेडिंग में। इसी वजह से इंश्योरेंस को कहाँ पे लिखोगे, इंश्योरेंस को लिखोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो ये इंश्योरेंस 1,000 रुपये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ होगा। ये यहाँ तक ट्रेडिंग, इसके नीचे देखो पीएल होता, तो कहीं पे इंश्योरेंस है क्या, ये देखो इंश्योरेंस कितना, इंश्योरेंस आपका 1,000 रुपये कहाँ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एरिया है। ऊपर वाला एरिया किसका, तो ट्रेडिंग का एरिया है ये। तो इंश्योरेंस भी हो गया आपका। उसके बाद चेक करो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, तो फर्नीचर बिजनेस के लिए होता है फिक्स एसेट्स। एसेट्स किसको बोलेंगे ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, यहाँ पे है फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है। फिक्स में भी अगर पूछे, अगर डिटेल में कोई पूछे कि फिक्स में भी किस प्रकार का, तो फिक्स भी दो प्रकार का होता है। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसको देख सकते हैं छू सकते हैं वो होगा टेंजिबल। जिसको देख नहीं छू सकते नहीं, जिसको ना देख सकेंगे ना छू सकेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनटेंजिबल। इसीलिए फर्नीचर क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है। और किसमें, तो टेंजिबल के ग्रुप में। अगर कोई डिटेल में अगर पूछे तो आप बता सकते हो। तो फर्नीचर कहाँ पे मिलेगा, एसेट्स होने की वजह से ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और ग्रुप की बात करें तो किस ग्रुप में, तो फिक्स एसेट्स के ग्रुप में। तो देखो फर्नीचर 34,000 रुपीज़ आपको लिखा हुआ होगा कहाँ, तो बैलेंस शीट में। अभी हमने बताया था कि ऊपर सादा फिक्स एसेट्स, और ये देखो फर्नीचर कितना, तो 34,000 रुपया है लिखा हुआ। फर्नीचर के बाद आगे चेक करो फिर आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है फर्नीचर के बाद फिर बिल्डिंग। बिल्डिंग भी क्या होता है, तो बिल्डिंग भी होता है फिक्स एसेट्स। बिल्डिंग भी क्या होगा, बिल्डिंग भी होगा फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स होता है तो इसका मतलब कि इसको कहाँ पे लिखना, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और किस ग्रुप में, तो फिक्स एसेट्स के ग्रुप में। तो इसी वजह से ये बिल्डिंग भी आपको कहाँ पे दिखेगा, आप देखना ये बैलेंस शीट के एसेट साइड के ग्रुप में दिखेगा, 1,20,000 रुपये। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट। ये देखो बिल्डिंग एसेट साइड में कितना, तो 1,20,000 रुपये। ये भी देख लिया आपने, एसेट्स को भी देख लिया आपने। बिल्डिंग हो चुका है। बिल्डिंग के बाद देखो फिर क्या है, फिर है सन्ड्री डेप्टर्स। फिर क्या है, फिर है सन्ड्री डेप्टर्स। अब सन्ड्री डेप्टर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब कभी भी आप किसी भी कस्टमर को आप उधार में सामान बेचोगे, तो आपने जिसको भी सामान उधार में बेचा, जिसको भी सामान क्या किया आपने, उधार में बेचा, तो जिसको आप सामान उधार में बेचेंगे वो क्या होता है, वो आपका देनदार होता है, यानी कि वो सन्ड्री डेप्टर्स होता है। और इससे क्या होगा, इससे आपको बाद में पैसा आएगा। आपको अगर हमने उधार में सामान बेचा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि आपसे बाद में मेरे को पैसा आएगा। तो पैसा जिससे आएगा वो क्या होता है, वो होता है एसेट्स, करेंट एसेट्स। और इसमें भी कौन सा एसेट्स, तो ये करेंट एसेट्स होगा। तो आप देखना सन्ड्री डेप्टर्स बैलेंस शीट में होगा एसेट साइड में कितना, तो 1,00,000 रुपये। देखो तो है क्या, हाँ सन्ड्री डेप्टर्स, ये देखो सन्ड्री डेप्टर्स यहाँ पे गलत कर दिया है। ये बेसिकली इस वाले ग्रुप में रहना चाहिए, ऊपर में दो। अच्छा ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो यहाँ पे कि ये दो नाम फिक्स एसेट्स का है। यहाँ पे ये दो नाम क्या है, फिक्स एसेट्स। और ये तीन नाम क्या है, ये तीन नाम है करंट एसेट्स। ये लग रहा है कि इसके साथ में उसने लिख दिया है, तो ये नीचे वाले में होना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर रहता। तो ऊपर का दो नाम फिक्स एसेट्स है, नीचे का तीन नाम क्या है, तो ये करंट एसेट्स। और सन्ड्री डेप्टर्स कहाँ पे दिखा आपको, एसेट्स के ग्रुप में कितना, तो 1,00,000 रुपया, ठीक है ना। इसी तरीके से सन्ड्री डेप्टर्स के बाद अगला नाम कौन सा लिखा हुआ है, अगला नाम लिखा हुआ है आपका बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का क्या मतलब होता है, तो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि पैसे का डूब जाना। सपोज करो कि कोई कस्टमर को आपने सामान बेचा,
सामान जब बेचा आपने उधार में तो वो कस्टमर ने पैसा नहीं चुकाया आपको। तो जब कस्टमर आपको पैसा नहीं चुकाएगा उसको कहते हैं पैसे का डूब जाना, यानी कि बैड डेब्ट्स कहते हैं उसको कमर्शियल भाषा में। तो पैसा डूबेगा तो किस वजह से डूबा आपका? सेलिंग की वजह से। और हमने कहा था कि सेलिंग से संबंधित अगर कोई लॉस, हानि, नुकसान अगर रहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसी वजह से बैड डेब्ट्स आपको कहाँ पे दिखेगा? तो आप देखना, ये दिखेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1000 रुपये है क्या? देख करो, ये पी ले यहाँ से, तो बैड डेब्ट्स ये देखो 1000 रुपये, क्या लिखा हुआ 1000। तो ये बैड डेब्ट्स हो गए आपका। बैड डेब्ट्स के बाद फिर क्या है? फिर है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि विविध, इसको हिंदी में कहते हैं विविध व्यय। सन्ड्रीज मिला जुला हुआ बहुत सारा खर्चा है इसमें, है ना। तो एक ऐसे प्रकार यहाँ पे क्या सन्ड्री एक्सपेंसेस भी क्या होता है? तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट नेचर का खर्च होता है। ये खर्चा कहाँ पे दिखेगा आपको? ये खर्च आपको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में। तो आप देखो तो सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से ये जो खर्च हुआ 3000 रुपये, ये पीएल में दिख रहा है क्या? सन्ड्री एक्सपेंसेस ये रहा 3000 रुपये पीएल में दिख रहा है आपको, है ना। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस भी हो गया आपका। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये भी क्या होता है? ये भी इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है। ट्रैवल वगैरह पे कुछ खर्च हो गया बिजनेस में, ऐसे प्रकार के खर्च को कहते हैं हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और ये भी खर्चा जो 2000 रुपये, ये भी कहाँ पे दिखेगा आपको? ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना? तो 2000 रुपये कहाँ पे दिखा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा आपको, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हो गया। उसके बाद चेक करो क्या है। ट्रैवलिंग के बाद आपको क्या रहा? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में मैंने आपको कहा था अभी। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब कि साल के शुरू में कुछ स्टॉक रखा हुआ है मेरे पास में, ठीक है ना। तो साल के शुरुआत का कुछ स्टॉक अगर रहता तो वो कहाँ पे जाता? तो वो जाता है ट्रेडिंग के डीआर में सबसे ऊपर में। तो आप देखो, तो ये ओपनिंग स्टॉक 24,000 रुपये ट्रेडिंग के डीआर में सबसे ऊपर में होगा लिखा हुआ है क्या? ये देखो ट्रेडिंग का ये डीआर साइड है, ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर में कितना? तो 24,000 रुपया। ये भी हो चुका। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है? फिर है कैरेज ऑडवार्ड। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैरेज इनवार्ड, एक होता है कैरेज ऑडवार्ड। बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है इसमें। अब कैरेज इनवार्ड का मतलब होता है कि गुड्स को खरीदने के क्रम में भाड़ा चुकाया। और खरीदने के क्रम का कोई भाड़ा अगर रहेगा तो मैंने आपको कहा था कि ये नाम कहाँ पे लिखना है? तो ये नाम आपको लिखना है कैरेज इनवार्ड को ट्रेडिंग में लिखना, खरीदने के क्रम का भाड़ा ट्रेडिंग में। और कैरेज ऑडवार्ड का मतलब होता है कि बेचने के क्रम का भाड़ा। तो बेचने से संबंधित अगर कोई खर्च, नुकसान, हानि रहे तो वो जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ कैरेज ऑडवार्ड, यानी कि ये बेचने के समय जो भाड़ा चुकाते हैं उसको कहते हैं कैरेज ऑडवार्ड। इसका मतलब बेचने का भाड़ा पीएल में, खरीदने का भाड़ा ट्रेडिंग में। तो ये नाम दिखना कैरेज ऑडवार्ड आपको 1600 रुपये कहाँ पे दिखेगा? तो ये दिखेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 1600 रुपये आपको दिखेगा यहाँ पे। 1600 रुपये है क्या कैरेज ऑडवार्ड? ये देखो कैरेज ऑडवार्ड कितना? तो 1600 रुपये पीएल में दिखा आपको। हाँ ये भी दिखा आपने। उसके बाद फिर देखो फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा हुआ है रेंट। क्या लिखा हुआ है? रेंट। रेंट को कहते हैं हम लोग किराया। ये भी कैसा खर्चा होता है? तो ये भी खर्चा होता है इनडायरेक्ट नेचर का। कैसा खर्च होता है? तो ये खर्च होता है आपका इनडायरेक्ट नेचर का। तो इनडायरेक्ट नेचर का कोई खर्च अगर हो तो वो कहाँ पे जाएगा? तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका मतलब कि ये नाम भी आपको कहाँ पे दिखने वाला है? तो ये दिखने वाला है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो रेंट का अमाउंट कितना? 1000 रुपया। आप देखो तो ये नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है क्या? रेंट, ये रहा रेंट कितना? तो 1000 रुपया। ये भी देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ? फिर लिखा हुआ कैरेज इनवार्ड। अभी मैंने जैसे कि मैंने आपको समझाया, कैरेज इनवार्ड का मतलब होता है कि गुड्स को खरीदने के क्रम में भाड़ा चुकाना। और हमने कहा था कि गुड्स को खरीदने के क्रम का कोई खर्च, भाड़ा, नुकसान सब किसमें? सब जाएगा ट्रेडिंग में। इसका मतलब कि ये कैरेज इनवार्ड आपको कहाँ दिखना है अभी? तो ये दिखेगा आपको ट्रेडिंग के डीआर में खर्च की वजह से। और ये गुड्स को खरीदने का भाड़ा है, इसी वजह से ट्रेडिंग में दिखेगा आपको। तो ये देखो कैरेज इनवार्ड है क्या? ये रहा कैरेज इनवार्ड कितना? तो 4000। ये भी हो गया आपका। कैरेज इनवार्ड के बाद फिर अगला जो नाम दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है सैलरीज। क्या दिख रहा है? सैलरीज। अब देखिएगा सैलरी का मतलब क्या? सैलरी का मतलब कि किसी स्टाफ को आपने क्या किया होगा? उसको काम करने के बदले में पैसा चुकाया होगा। तो स्टाफ को पैसा चुकाएंगे तो सैलरी, मजदूर को पैसा चुकाएंगे तो वेजेज,
मजदूर कहाँ पे होगा? फैक्ट्री में होगा। इसी वजह से वेजेस को कहाँ लिखते हैं हम लोग? वेजेस को लिखते हैं ट्रेडिंग में। लेकिन अगर सैलरी अगर रहे, इसका मतलब ये किसके बारे में बात हो रहा है? स्टाफ के बारे में बात हो रहा है। स्टाफ बेसिकली कहाँ पे होगा? तो ऑफिस में होगा, और ऑफिस का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैंने आपको कहा था कि रिलेटेड टू ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो। इसी वजह से आप अगर देखोगे तो ये सैलरी का खर्चा आपको कहाँ पे दिखेगा? तो अभी आप देखना, ये दिखेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 16,000 रुपये। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 16,000 रुपया है क्या? ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये देखो ऊपर का ट्रेडिंग, यहाँ से पीएल, सैलरी देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना? तो 16,000 रुपया। तो ये सैलरी भी हो चुका आपका। इधर का सारा नाम खत्म। इधर आप सीआर में, सीआर में क्या लिखा हुआ? सीआर में लिखा हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब कभी भी आप किसी से उधार में सामान परचेज करोगे, तो जिससे आपने उधार में सामान परचेज किया वही इंसान होता है क्रेडिटर्स। अब जिससे आप सामान परचेज करोगे उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक स्पेसिफिक समय के बाद पैसा चुकाना पड़ जाएगा। मतलब वो आपके ऊपर एक प्रकार का कर्ज है। अगर मैंने आपसे 10,000 का सामान उधार में परचेज किया, अगर इसका मतलब मेरे ऊपर कर्ज है, और आपसे जो हमने परचेज किया, हम आपको क्या कहेंगे? हम आपको कहेंगे क्रेडिटर्स। तो जिससे सामान उधार में परचेज किया जाता है वो क्या होता है? वो होता है क्रेडिटर्स। तो आप देखना, क्रेडिटर्स क्या होता है? बिजनेस के लिए कर्जा होता है। कैसा वाला कर्जा होता है? तो शॉर्ट टर्म कर्जा होता है, यानी कि ये करेंट लायबिलिटीज होती है। इसी वजह से ये सन्डी क्रेडिटर्स का अमाउंट आपको कहाँ पे दिखेगा? 56,000 रुपये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा, क्योंकि ये कर्ज होता है। आप देखो तो है क्या 56,000 रुपये लायबिलिटी साइड में? हाँ, बैलेंस शीट ये रहा। बैलेंस शीट देखो, ये लायबिलिटी साइड है, इधर का क्या है? लायबिलिटी साइड है। ये लिखा हुआ सन्डी क्रेडिटर्स कितना? तो 56,000 रुपया। तो ये कर्ज की वजह से लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हो गया। उसके बाद सेल्स, तो अभी हम लोगों ने लिखा ही था। सेल्स कहाँ पे जाता है? वो जाता है ट्रेडिंग के सीआर में। और इसमें से क्या होता है? उसमें से सेल्स रिटर्न लेस होता है। ये तो हम लोगों ने कर रखा है अभी। परचेज रिटर्न भी हम लोगों ने अभी लेस किया था, परचेज में से लेस किया था हम लोगों ने परचेज रिटर्न को। ये भी हो चुका है। कैपिटल भी हो चुका है। कैपिटल कहाँ पे? कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? कर्ज होता है। कर्ज होने की वजह से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना है इसको। तो ये भी हम लोगों ने लिख कर रखा है। देखो देख लो, यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ होगा। ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है। कैपिटल में सबसे ऊपर में 2.5 लाख रुपया, ये भी हो चुका है। और क्या है? कैपिटल के बाद लिखा हुआ बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है? कि जब कभी भी किसी से आप सामान परचेज करोगे और रिटेन सामान परचेज किया, यानी कि ओरली सामान परचेज करेंगे तो डेप्टर्स। जैसे मेरा दो कस्टमर हो, एक को हमने ओरली सामान बेचा, रिटेन सामान नहीं बेचा, वो कहलाएगा डेप्टर्स। दूसरे को मैंने क्या किया? दूसरे पे हमको शक लगता कि पता नहीं बेईमानी कर लेगा वो, तो हमने उसको लिप्टन सामान बेचा, रिटेन सामान बेचा, बिल के माध्यम से सामान बेचा, तो वो हो जाएगा बिल्स रिसिवेबल। दोनों ही करंट असेट्स होता है, चाहे डेप्टर्स हो चाहे बिल्स रिसिवेबल हो। तो डेप्टर्स होने की वजह से एसेट्स होता है। वैसे ही बिल्स पेबल भी होता है। बिल्स पेबल कहने का मतलब क्या? बिल्स पेबल कहने का मतलब कि हमने किसी से सामान परचेज किया होगा, और कैसे परचेज किया होगा? तो उधार में परचेज किया होगा, लेकिन जिसने हमको बेचा होगा वो रिटेन सामान बेचा होगा। तो जब कभी भी आप किसी से सामान परचेज करो, बिल के माध्यम से परचेज करो आप, और आपने क्या किया? उससे कुछ करार किया कि हम फला तारीख को आपका पैसा चुका देंगे, और जिस पेपर पे ये बात आपने लिख कर दिया वही पेपर क्या हो गया? वही पेपर हो गया बिल्स पेबल। तो आपने क्या किया? आपने कहीं ना कहीं सामान खरीदने के बाद एक प्रॉमिस किया कि हम पैसा इस तारीख को चुकाएंगे। उसी को कहते हैं बिल्स पेबल, और ये एक प्रकार का कर्ज होता है। और कैसा वाला कर्ज? तो ये शॉर्ट टर्म कर्ज होता है। कैसा कर्ज होगा? तो ये शॉर्ट टर्म कर्ज होगा। तो ये देखो, ये बिल्स पेबल का अमाउंट आपको कहाँ पे दिखेगा? तो ये लायबिलिटी साइड में दिखेगा कितना? तो 20,000 रुपया। और ये शॉर्ट टर्म कर्जा होता है, ध्यान रखना, 20,000 रुपया। हाँ, 20,000 रुपया ये बिल्स पेबल कितना? तो 20,000 रुपया किधर? तो लायबिलिटीज़ के साइड में। इधर का एरिया क्या है? तो लायबिलिटीज़ का साइड है। बिल्स पेबल भी हो चुका। उसके बाद लास्ट नाम क्या बचा? लास्ट नाम बचा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में मैंने आपको कई बार बताया। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रकार से उधार की फैसिलिटी है। और ये फैसिलिटी किसको प्रोवाइड होगी? तो ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड होगी। यानी कि होता है क्या कि जब कभी भी किसी करंट अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जमा हो 10 लाख रुपया, लेकिन बैंक वाला क्या किया? बैंक वाला उसको परमिशन दे दिया अगर कि तुम 12 लाख रुपया तक निकाल सकते हो, और उसने अपने जमा अमाउंट से जितना ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो उसको बोलेंगे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे हम एक बिजनेसमैन हो और मेरा करेंट अकाउंट हो किसी बैंक में, मेरे बैंक अकाउंट में अगर 10 लाख रुपया जमा हो, लेकिन मेरे को नीड पड़ गया 12 लाख रुपये का, हमने 12 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया, तो जितना जमा से ज़्यादा विड्रॉ किया वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये एक प्रकार का कर्जा होता है। और कैसा वाला कर्ज होता है? तो ये शॉर्ट टर्म कर्ज होता है। कैसा कर्ज होता है?
तो शॉर्ट टर्म कर्ज होता है। तो आप देखना ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे लिखा होगा, तो लायबिलिटीज़ के साइड में लिखा हुआ होगा 40,000 रुपये। है क्या लायबिलिटीज़ के साइड में? ये देखो ये लायबिलिटीज़ का साइड कितना, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, तो 40,000। तो ये हम लोगों ने पुट कर लिया। तो तलपट के अंदर का सारा नाम कंप्लीट हो चुका है। एक नाम आपको यहाँ पे दिखा किसका, तो क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग दो जगह लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को जब तलपट के बाहर कोई नाम अगर रहे उसको दो जगह लिखा जाता है। तो ये भी क्या होगा, ये भी दो जगह जाएगा। एक तो जाएगा कहाँ, तो एक तो जाएगा ट्रेडिंग के सीआर में, ट्रेडिंग के सीआर में जाएगा। दूसरा कहाँ पे जाएगा, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करेंट एसेट्स के ग्रुप में। तो ये दो जगह दिखेगा। देखो देखते हैं इसको दो जगह है क्या। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है 54,000 रुपये, एक तो ट्रेडिंग का सीआर में दिखेगा, है क्या। ये देखो ट्रेडिंग का ये सीआर साइड है, क्लोजिंग स्टॉक कितना 54,000 रुपये। एक और कहाँ पे दिखेगा आपको, तो एक और दिखेगा आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करेंट एसेट्स के ग्रुप में। क्योंकि क्लोजिंग एसेट्स क्या होता है, तो करेंट एसेट्स होता है। तो देखो तो है क्या, ये देखो एसेट साइड है कितना, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना, तो 54,000 रुपये। ये सारा का सारा पोस्टिंग हो चुका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोगों का। अब क्या करना, अब उसके बाद फिर करना है टोटल। आपको करना क्या, यहाँ पे गौर फरमाइएगा आप लोग। यहाँ पे क्या करना है आपको, रफ में क्या करना है, पहले ट्रेडिंग के सीआर का सारा अमाउंट आपको जोड़ के लिख लेना कहीं पे। और फिर क्या करना है, डीआर का भी सारा अमाउंट जोड़ के आपको लिख लेना रफ में, यानी कि इस दोनों का आपको जोड़ के कहीं पर रफ में लिख लेना है। जस्ट अ मिनट। आपको क्या करना है कि ये जो दो नाम आपको दिख रहा है ना, टोटल वाला अमाउंट, ये 76,000 और 54,000 रफ में कहीं पे जोड़ेंगे। तो रफ में कहीं पे जोड़ने के बाद जो अमाउंट होगा उसको आप नोट कर लेंगे साइड में कहीं पे, कि ये कहाँ का हुआ, ये सीआर का हुआ। ऐसे क्या करिएगा फिर डीआर का भी क्या करना है, डीआर का भी ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो आपने पोस्टिंग किया है इसको जोड़ना है आपको। जोड़ के जो आएगा फिर लिखना है। उसके बाद दोनों में चेक करना है कि बड़ा किधर का हुआ, डीआर का बड़ा हुआ कि सीआर का बड़ा हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन में जब आप जोड़ोगे तो सीआर का बड़ा होता है, तो जो बड़ा होगा उसको दोनों साइड में लिखना आपको। तो देखो यहाँ पे डैश मारा गया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्योंकि सीआर का हुआ 1,30,000, 1,30,000, तो इसलिए 1,30,000 रुपये यहाँ भी, 1,30,000 रुपये यहाँ भी लिखा। लिखने के बाद फिर क्या करना, बड़े वाले में से छोटे वाले को लेस करना आपको। बड़े वाले में से छोटे वाले साइड को क्या करना आपको, लेस करना है। लेस करने के बाद जो बचेगा इसके लिए नियम होता है, क्या नियम होता है कि अगर सीआर का बड़ा हो जाए, डीआर का छोटा हो जाए, डिफरेंस को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डीआर का बड़ा हो जाए, सीआर का छोटा हो जाए, डिफरेंस को कहते हैं ग्रॉस लॉस। इस वाले को सच में सीआर का बड़ा हुआ है, डीआर का छोटा हो जाएगा, जोड़ेंगे आप तो घट के कितना आएगा, घट के आएगा 87,600। इसका मतलब सीआर का बड़ा, डीआर का छोटा, डिफरेंस को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी यानी कि कैरिड डाउन, या फिर ट्रांसफर टू आप लिख सकते हैं, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। यानी कि ये पैसा क्या होता है, ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ ट्रांसफर होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है ट्रांसफर। ठीक है ना। तो घटाने के बाद जो बचा यही हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। यही पैसा फिर क्या होता है, पीएल में ट्रांसफर होता है। देखो ये ट्रांसफर हुआ यहाँ, है ना, यही पैसा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर हो जाने के बाद फिर क्या करना है, फिर से वही काम करना है। इसमें ट्रेडिंग का तो निकल चुका, उसके बाद फिर से वही काम करना है, फिर से आपको रफ में जोड़ना है।